अशोक ने जैसे ही तालाब में पांव डाला, तालाब का पानी सूख गया। अशोक ये देख के बहुत हैरान हुआ। फिर तालाब में रंग बिरंगी किरणें निकली, जिससे अशोक की आंखें चुंधिया गईं। हे तांत्रिक, मैं आज भगवान को छोड़कर तुमसे मदद मांगने आई हूँ, क्योंकि भगवान मेरी सुनते ही नहीं। बोल रानी शिविका, तू यहाँ पर क्यों आई है? हाँ? अचानक ही सूरज की पहली किरण उस भेड़िए पे पड़ी, जिसके पड़ते ही वो भेड़िया एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। कोरमपुर नामक गांव में एक हरि प्रताप नाम का राजा राज्य करता था। एक दिन राजा अपने महल में बैठा हुआ था, तभी एक बूढ़ा आदमी वहां आया। महाराज, मैं एक गरीब किसान हूँ। कई दिनों से आपसे मिलना चाहता था, पर मिल नहीं पाया महाराज। अच्छा, बोलो किस लिए आए हो तुम महल में? महाराज, मेरा जवान बेटा कई दिनों से लापता है। वो खेतों में खेती करने गया था, पर लौटा नहीं। पूरा गांव छान मारा, परंतु मेरे पुत्र का कोई सुराग नहीं मिला। अब आप ही मेरी सहायता कीजिए। मेरे बूढ़े हाथ पांव में जितना दम था, अब जैसे खत्म सा हो गया है, परंतु मेरे पुत्र का कोई सुराग नहीं मिला महाराज। हाँ, तुम चिंता मत करो और घर जाके आराम करो। मैं अभी अपने सैनिकों को भेजकर तुम्हारे पुत्र का पता लगवाता हूँ। वो आदमी वहाँ से चला गया और राजा ने मंत्री को बुलाकर कहा, मंत्री जी, सेनापति वीर को बुलाओ। हमें जल्द से जल्द उस लड़के को ढूंढना है जो कई दिनों से लापता है। महाराज, ये पहला आदमी नहीं है जो इस बात को लेके महल आया है। आए दिन लोग यही बोलने महल आ रहे हैं, उनके जवान बेटे गायब हो रहे हैं। महाराज, हम ये सब आपको बताकर थक चुके हैं। गांव में जो मायावी जंगल है, उसमें जो हवेली है, सब लोग वहीं जाकर गायब हो रहे हैं। गांव के कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा है हवेली के अंदर लोगों को जाते हुए। कितने ही वर्षों से वो हवेली बंद थी। लोग उसके अंदर जाने तक से डरते थे, परंतु अब लोग खुद ही उस हवेली के अंदर जाते हैं और वापस ही नहीं लौटते। परंतु आप कुछ सुनकर भी विश्वास नहीं करते महाराज। अरे मंत्री हो के तुम मूर्खों जैसी बातें क्यों करते हो? सालों पहले वहां उस हवेली में एक मुखिया रहता था। हवेली में आग लग गई, जिससे मुखिया का परिवार जलकर मर गया और लोगों के मन में खौफ फैल गई। जली हुई लाशों को देखकर लोगों ने अफवाह फैला दी, उस हवेली में मुखिया और उसकी पत्नी की आत्मा भटकती है। इसलिए हमने वो हवेली बंद करा दी थी और उसकी चाबी हमारे महल में ही है। जब हवेली की चाबी हमारे पास है, तो भला हवेली के अंदर कोई कैसे जा सकता है? अब जल्दी जाओ, सैनिकों की एक टुकड़ी भेजो उस युवक को ढूंढने के लिए, और खजांची को हमारे पास भेजो। कुछ ही देर में महल का खजांची अशोक वहाँ आया। जी महाराज, आपने मुझे बुलाया? हाँ अशोक, तुम ही इस गांव के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और समझदार इंसान हो, इसलिए तो तुम्हें खजांची बनाया है मैंने। तुम एक काम करो, जो बूढ़ा आज महल में आया था उसके घर जाना और कुछ सोने की मुद्राएं उसको दे आना। उसका जवान बेटा घर से कहीं भाग गया है। बूढ़े माँ बाप दर दर भटक रहे हैं। हाँ ठीक है महाराज, मेरे घर जाने का समय भी हो रहा है। अशोक, क्या तुम्हें भी लगता है गांव में कुछ अजीब हो रहा है जिसके बारे में हम नहीं जानते? पता नहीं महाराज, हमको समय ही नहीं मिलता आजकल किसी से बात सुनने का। पूरा दिन महल में उलझे रहते हैं और घर जाके परिवार में। अब बिना देखे बिना जाने कुछ कह नहीं सकते। यदि किसी दिन समय मिला तो उसकी जांच पड़ताल अच्छे से करेंगे महाराज। इतना बोल के अशोक भी वहाँ से चला गया। अशोक ने कुछ सोने की मुद्राएं थैली में डाली और महल से निकल गया। वो सोने की मुद्राओं की थैली लेके जैसे ही बाहर निकला, तो महल के द्वार पे ही उसको वो बूढ़ा आदमी मिला जो आज महल में आया था। अरे काका, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। ये लीजिए, महाराज ने आपके लिए भिजवाया है। नहीं नहीं, हमको कोई सोने की मुद्राएं नहीं चाहिए। महाराज को बोलो वो इन्हें रख ले। बस जल्द से जल्द हमारे बेटे को ढूंढ निकाले। हाँ। चिंता क्यों करते हो काका, महाराज ने कुछ सैनिकों को भेजा हुआ है। जैसे ही वो वापस आते हैं
आपका बेटा भी उनके साथ होगा, देख लेना। उस बूढ़े आदमी को समझाने के बाद अशोक ने वो थैली उस आदमी को दे दी और अपने घर आया। उसकी पत्नी पारो पहले ही खाने पे उसका इंतजार कर रही थी। आज भी आप इतनी देरी से आए हैं? सारा खाना ठंडा हो गया, बच्चा भी सो गया है, उसको आदत है आपके साथ खेल के सोने की। अरे तुम तो जानती ही हो परो, महल में कितना काम होता है, बस इसलिए आने में देरी हो जाती है। अशोक खाना खाकर जल्दी ही सो गया। अशोक जब गहरी नींद में सो रहा था, तब पारो ने आधी रात को अशोक को जगाया और कहा, अजी सुनते हो, पूरी रात से हमारा बेटा रोए जा रहा है। पूरी रात से चुप कराने की कोशिश कर रही हूँ, पर बच्चा चुप ही नहीं हो रहा। परो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? तुम तो जानती हो ना, हम 12 साल बेऔलाद रहे, और आज जब भगवान ने हमें इतने सालों बाद संतान दी है, तो हम इसके पालन पोषण में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ेंगे। वो तो हम कर ही रहे हैं जी, परंतु कोरमपुर में सिर्फ एक ही वैद्य है। उस वैद्य के घर का रास्ता उस रहस्यमय हवेली से होकर गुजरता है। आपने सुना तो है, रात के समय वो हवेली एक खंडर में बदल जाती है। हम अपना और अपने बच्चे के जीवन को कुछ नहीं होने देंगे। हम सवेरे होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही सुबह होगी, हम बच्चे को लेके वैद्य के पास चले जाएंगे। क्या? कैसी बातें करती हो तुम? गांव वालों की बातों में आकर हमारे बच्चे को पूरी रात तड़पाया तुमने। अब जल्दी से चलो, बच्चे को उठाओ, हम वैद्य के पास चलते हैं। पारो के मना करने के बाद भी अशोक बच्चे और पारो को लेकर वैद्य के घर की तरफ चल दिया। वो जैसे ही उस हवेली के सामने पहुंचा, उस हवेली के अंदर से अचानक ही बहुत सारा धुआं निकलने लगा और बच्चा रोते रोते चुप हो गया और गहरी नींद में सो गया। पारो और अशोक ने जैसे ही हवेली के आगे कदम बढ़ाए, तो बच्चा फिर से रोने लगा। पारो ने एक कदम पीछे लिया तो बच्चा फिर से चुप हो गया। देखो, हमने कहा था ना, ये हवेली रहस्यमय है। अब हमारा बच्चा भी यहीं चुप हो रहा है। कोई अनहोनी ना हो जाए हमारे बच्चे के साथ। अरे तुम जल्दी से वैद्य जी के यहाँ चलो, ये बीमार है, हमें इसका उपचार कराना है। तुम बस ज्यादा सोच रही हो, जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है, और दिमाग शांत रखा करो तुम। इतना बोलकर अशोक और पारो बच्चे को वैद्य के यहाँ ले गए। देखिए ना वैद्य जी, हमारा बच्चा बहुत देर से रोया जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा। कोई अच्छी सी दवा दे दो जिससे हमारा बेटा चुप हो जाए और शांति के साथ सो जाए। वैद्य ने बच्चे को चेक किया। अशोक, तुम्हारे पुत्र को कुछ भी नहीं हुआ है, परंतु इतना देर तक रोने से इसकी आंखें लाल हो गई है। तुम इसको घर ले जाओ और मेरी दी हुई जड़ी बूटी को पानी में घोल के पिला दो। बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वैद्य की दी हुई जड़ी बूटियों को लेके वो दोनों अपने घर की तरफ लौटने लगे। वो जैसे ही फिर से हवेली से गुजरे, तो बच्चा अब इस कदर रोने लगा कि रोते रोते वो बेहोश हो गया। ये क्या हो गया हमारे बच्चे को? हमें लगता है बच्चा हमको कुछ बताना चाहता है। ये इस हवेली के पास आकर ही पहले चुप हुआ था, अब यहीं आकर बेहोश हो गया है। हमें अंदर चलकर देखना चाहिए। आप पागल हो गए हैं? हम अपने बच्चे को हवेली के अंदर कैसे ले जा सकते हैं? ये हमारी इकलौती संतान है। अगर आप एक बार को हमें बोले तो हम अकेले जा भी सकते हैं, परंतु अपने बच्चे को नहीं जाने देंगे। पर सुना ना तुमने, वैद्य ने बोला है हमारे बच्चे को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। अब उसका हवेली के पास आकर बेहोश हो जाना इस बात का संकेत है कि इस हवेली में कोई ना कोई तो राज जरूर छुपा हुआ है। तुम तो जानती हो ना, आए दिन गांव वालों के दिल में इस हवेली को लेकर कितना डर बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है ये जरूर किसी की चाल है। हमें अंदर जाके सच का पता लग जाएगा और हो सकता है हमारा बेटा होश में भी आ जाएगा। क्या पता भगवान हमें 12 साल बाद पुत्र इसलिए दिया हो कि हम इस गांव के अंधकार को खत्म कर सके। पारो अंदर जाना तो नहीं चाहती थी, परंतु अशोक की जिद पे वो अंदर चली गई। अंदर आकर उसने देखा वहाँ कोई नहीं था। बच्चा अभी भी ऐसे ही बेहोश था। देखा तुमने, बिना वजह परेशान हो रही थी। कुछ भी तो नहीं है यहाँ। अब गांव के लोगों को शान से बताना कि तुम रात के अंधेरे में इस हवेली में आई थी और यहाँ कुछ भी नहीं मिला। चलो अब घर चलते हैं।
वो जैसे ही बाहर की तरफ जाने लगे, उनकी नजर सामने एक भेड़िए पे पड़ी जो अपने पंजों से जमीन को नोच रहा था, जैसे अपनी शक्ति को काबू करने की कोशिश कर रहा हो। उसके आसपास इंसानी हड्डियां पड़ी हुई थी। पारो ने डर के अपनी आंखें बंद कर ली। अशोक ने बच्चे और पारो को अपने पीछे किया। अचानक ही बच्चे की आंखें खुल गईं। अब बच्चा रो नहीं रहा था, शांत था और किलकारी मार के हंस रहा था। बच्चे की किलकारी सुनकर उस भेड़िए ने उसकी तरफ देखा और तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। उसने बच्चे को देख के अपना मुंह खोला, पर पंजे अभी भी पीछे की तरफ ही ले रहा था, जैसे ये सब करना ना चाहता हो। परो, तुम बच्चे को लेकर यहाँ से जाओ, भागो यहाँ से। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं अपने पति को एक भेड़िए के सामने छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? कहा ना तुम जाओ यहाँ से। हमारे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। उसके बार बार बोलने पे भी पारो वहाँ से नहीं गई। भेड़िया अब बिल्कुल उनके निकट आ गया था। अचानक ही सूरज की पहली किरण उस भेड़िए पे पड़ी, जिसके पड़ते ही वो भेड़िया एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। राजकुमार वैभव, आप यहाँ इस अवस्था में? ये कैसे संभव हो सकता है? आप अभी अभी एक भेड़िए के रूप में थे। अशोक जी, आप मेरे बारे में किसी को मत बताइएगा, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। पर ये सब क्या था राजकुमार? मैं आपको पूरा सच बता दूंगा, परंतु आप इसके बारे में किसी को मत बताइएगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मेरे पिताजी आत्महत्या कर लेंगे। जिस प्रजा के लिए मेरे पिताजी इतना करते हैं, उसी प्रजा का मैं दुश्मन हूँ। ये पिताजी को सहन नहीं हो पाएगा। हाँ, ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, पर तुम मुझे तो अपना सच बता ही सकते हो ना। दरअसल मेरी माँ रानी शिविका शैतान की पुजारी थी। माँ पिताजी से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी, परंतु पिताजी को सबसे प्रिय बड़ी माँ रानी मेनका थी। वो कभी भी रानी शिविका को समय नहीं देते थे। फिर एक दिन महल में राजा हरि प्रताप अपने महल में बैठे हुए थे। तभी वहाँ पड़ोस के राज्य भीमपुर के राजा वीर नारायण आए। वो बहुत बुरी तरह जख्मी थे। उनके वस्त्र खून से लथपथ थे। उनके साथ उनकी बेटी शिविका भी थी। अरे महाराज, ये आपको क्या हुआ? आपको इतने जख्म किसने दिए? हरि प्रताप, मेरे राज्य में आक्रमण हुआ है और इस युद्ध में हमारी हार हुई है। जैसे तैसे करके मैं अपनी बेटी को सुरंग के रास्ते लेकर आ गया हूँ। मैं बच तो नहीं पाऊंगा, परंतु अपनी बेटी को दुश्मन के हाथों भी लगने नहीं दे सकता, इसलिए इसको यहाँ लेकर आया हूँ। मेरे जख्म बहुत गहरे हैं, ठीक नहीं होगे। मैं अपनी बेटी को तुम्हें सौंप रहा हूँ। तुम इससे विवाह कर लेना और इसको दुश्मन के हाथों मत लगने देना। महाराज, ये आप क्या बोल रहे हैं? मेरा विवाह हो चुका है। मैं अपनी पत्नी रानी मेनका से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं आपकी बेटी शिविका को उसका राज्य दिला कर रहूंगा। आप मुझ पे भरोसा कीजिए महाराज। हरि प्रताप, तुम समझ नहीं रहे हो। मेरी बेटी अकेली राज्य नहीं चला पाएगी। मुझे किसी मजबूत हाथों में उसका हाथ देना है। एक मरते हुए पिता को ये अंतिम इच्छा पूरी करने दो। और वैसे भी सदियों से राजा महाराजा कई विवाह करते आए हैं। अगर मेरी बेटी से तुमने विवाह कर लिया तो मेरी आत्मा को सुकून मिलेगा। दो दिन के बाद वीर नारायण की मृत्यु हो गई। शिविका अपने पिताजी की मृत्यु और अपना सब कुछ छिन जाने के बाद जैसे गुमसुम रहने लगी। एक दिन रानी मोनिका ने राजा से कहा, महाराज, हम जानते हैं आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं, मगर राजा वीर नारायण और हमारा संबंध बहुत पुराना था। उनकी अंतिम इच्छा भी थी कि आप राजकुमारी शिविका से विवाह कर लें। मैं भी चाहती हूँ आप राजकुमारी शिविका से विवाह कर लीजिए। ऐसे राजकुमारी सदमे में भी निकल जाएगी और हम उनके राज्य भीमपुर पे आक्रमण करके वो राज्य भी जीत सकते हैं। परंतु हमने आपसे कहा था, हम कभी भी दूसरा विवाह नहीं करेंगे। आप कहाँ विवाह के लिए बोल रहे हैं? हम ही चाहते हैं ये विवाह हो, और इस विवाह के बाद हमें ये भी पता लग जाएगा आप हमसे कितना प्रेम करते हो। यदि विवाह के बाद राजकुमारी शिविका से आपका प्रेम बढ़ गया और हमसे खत्म हो गया, तो हम समझ जाएंगे कि आपका प्रेम झूठा था।
रानी मोनिका की जिद से राजा हरि प्रताप और राजकुमारी शिविका का विवाह हो गया। कुछ ही समय बाद राजा हरि प्रताप ने भीमपुर पे आक्रमण कर उसको भी पराजित कर लिया। अब दोनों राज्य राजा हरि प्रताप के हो गए थे। विवाह के 2 साल बाद भी जब हरि प्रताप का ध्यान रानी मोनिका से हटकर शिविका पे नहीं गया, तो शिविका को ये चिंता मन ही मन सताने लगी। मैं भी तो राजा हरि प्रताप की पत्नी हूँ, फिर सारा प्रेम सारा ध्यान महाराज महारानी मोनिका पे ही क्यों लगाते हैं? मैं भी तो रानी हूँ, मुझे भी उनका कुछ प्रेम चाहिए। और ऐसे ही एक दिन शिविका ने महाराज के सामने अपनी बात रखी। महाराज, मुझे भी रानी मोनिका जितना ही प्रेम चाहिए। हमारे विवाह को 2 वर्ष हो गए हैं। मैं बस आपके दिल में और महल में अपनी जगह बनाने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। मैं मन ही मन आपसे बहुत प्रेम करने लगी हूँ। आपको रानी मोनिका के साथ देखती हूँ तो मेरे सीने पे सांप लौटता है। मैं उनकी कद्र कम तो नहीं करना चाहती आपके हृदय में, परंतु मुझे भी उनके बराबर का प्रेम चाहिए। महारानी शिविका, हम आप पर और रानी मेनका पर बराबर ध्यान देने की अब पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। महारानी शिविका गर्भवती हो गई, पर समय के साथ अब उनको महाराज को रानी मोनिका के साथ देखना गवारा नहीं रहा। वो आए दिन अपनी मांग बढ़ाती चली गई, परंतु राजा हरि प्रताप ने रानी मोनिका का साथ नहीं छोड़ा। तो शिविका, जो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी, एक दिन वो तांत्रिक की दहलीज पे जा पहुंची। हे तांत्रिक, मैं आज भगवान को छोड़कर तुमसे मदद मांगने आई हूँ, क्योंकि भगवान मेरी सुनते ही नहीं। वो एक जाना माना बुरी शक्तियों वाला तांत्रिक था। बोल रानी शिविका, तू यहाँ पर क्यों आई है? हाँ? मुझे हरि प्रताप की पहली रानी मोनिका को महल से निकालना है और उनकी इकलौती रानी बन के रहना है। मुझे ऐसा वरदान दो जिससे मैं राजा को प्रिय हो जाऊं और रानी मोनिका को वो आंख उठाकर भी ना देखें। सोच ले, इसकी तुझे बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। कीमत तुझे नहीं, तेरे घर में जो बच्चा पल रहा है उसको चुकानी होगी। हाँ, मैं हर हद पार करने के लिए तैयार हूँ, इसलिए तो यहाँ आई हूँ। तांत्रिक ने एक प्याला लिया और कुछ जड़ी बूटियाँ उसमें डाली, फिर उस पे कुछ मंत्र पढ़े और शिविका से कहा, तू कल फिर आना। हाँ। शिविका वहाँ से चली गई तो तांत्रिक ने एक भेड़िए का खून उस प्याले में निचोड़ दिया और पूरी रात उस पे मंत्र पढ़ता रहा। अगले दिन जब शिविका तांत्रिक के पास पहुंची और तांत्रिक से बोली, महाराज, आपने मुझे रानी मोनिका के कुछ बाल लाने के लिए कहा था। ये लीजिए, मैं उनके कुछ बाल ले आई हूँ। तांत्रिक ने वो बाल हवन कुंड में डाले और फिर कुछ मंत्र पढ़े। वो भेड़िए के खून का प्याला शिविका को पिला दिया, जिससे शिविका के अंदर रंग बिरंगी किरणें निकली और उसके बाद वो गायब हो गई। शिविका महल लौट आई और कुछ ही दिन बाद रानी मोनिका गंभीर बीमारी का शिकार हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे रानी मोनिका की मृत्यु के बाद शिविका बहुत प्रसन्न हुई और राजा बहुत दुखी रहने लगा। कुछ ही दिन बाद शिविका को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसके बाद राजा का दुख खुशी में बदल गया, जिसका नाम राजा ने राजकुमार वैभव रखा। जैसे ही राजकुमार वैभव 18 साल के हुए तो रात होते ही वो एक भेड़िए में बदलने लगे। लोगों का खून उनको अपनी तरफ खींचता था, लेकिन वो एक अच्छे राजा की संतान भी थे, इसलिए लोगों का खून पीकर उनके मन को शांति नहीं मिलती थी। एक दिन जब वैभव भेड़िए में बदलने लगे तो महारानी शिविका ने देख लिया। वो समझ गई कि तांत्रिक की बोली हुई बात अब अपना असर दिखाने लगी है। उन्होंने राजकुमार वैभव को समझाया, पुत्र, हम जानते हैं तुम्हारे अंदर किसी बुरी शक्ति ने कब्जा कर लिया है, परंतु ये बात एक माँ समझ सकती है। तुम्हारे पिताजी को ये पता लगा तो वो तुमको मार डालेंगे या खुद को फांसी लगा लेंगे। कैसे भी करके उनको ये बात पता नहीं लगना चाहिए। लेकिन माँ, इसमें मेरी क्या गलती है? ये सब तो भगवान की देन है। पिताजी भला इसमें आत्महत्या क्यों करेंगे और क्यों वो मुझे क्यों मारेंगे? मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ माँ। तुम नहीं जानते अपने पिताजी को, वो बहुत दयालु राजा हैं। उनको पता लगा तुम भेड़िया हो और लोगों का खून तुम्हारे मुंह लग चुका है, तो वो तुमको बचाएंगे, एक भेड़िए को या अपनी पूरी प्रजा को।
माँ मैं क्या करूं? रात होते ही मुझे इंसानी खून पीने की तलब होती है। राजमहल में तो एक न एक दिन पिताजी देख ही लेंगे ना। उसकी चिंता तुम मत करो। गांव में जो वो पुरानी हवेली है वो कितने ही सालों से बंद है। कुछ लोग उसको भूतिया हवेली भी कहते हैं। आज से रात होते ही तुम वहाँ चले जाना और मैं तुम्हारे लिए शिकार भेज दिया करूंगी। और ऐसे कुछ दिनों में मैं यहाँ रात में आ जाता हूँ। अशोक जी, बस मेरी यही गलती है कि मुझे भगवान ने आधा इंसान और आधा भेड़िया बनाया है। तुम फिक्र मत करो राजकुमार, हम इसका कोई ना कोई समाधान ढूंढ ही लेंगे। अच्छी बात तो यह है कि तुम्हारे अंदर एक इंसानों वाला हृदय भी है। दिन की रोशनी में जितना मैं प्रजा के बारे में सोचता हूँ, उतना ही रात में बेरहमी से उनको मार खा जाता हूँ। इससे मुझे बहुत पीड़ा होती है और ये पीड़ा मेरे हृदय को चोट पहुंचा रही है। मैं अंदर ही अंदर मर रहा हूँ अशोक, अंदर ही अंदर मर रहा हूँ। राजकुमार, तुम अभी तक अकेले थे, पर आज से मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमको जो महारानी शिविका ने बताया, तुम उसको सच मानकर बैठ गए हो, लेकिन ये सच नहीं है। महाराज को इसके बारे में पता होता तो वो इसका कोई ना कोई समाधान अब तक ढूंढ लेते। अब तुम मेरे साथ महल चलो, हमें मिलकर कुछ करना होगा। मुझ पे भरोसा रखो राजकुमार, चलो मेरे साथ। अशोक, पारो और राजकुमार तीनों ही हवेली से निकलकर गांव की ओर चल दिए। अशोक ने पारो और बच्चे को अपने घर छोड़ा। अब बच्चा बिल्कुल ठीक था और सुकून से सो रहा था। सुनो जी, भगवान ने हमारे पुत्र के जरिए राजकुमार का राज हमारे सामने खोला है। गांव के जो इतने लोग बेमौत मारे गए हैं, अब उनमें से एक भी निर्दोष की जान नहीं जानी चाहिए, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। तुम सही कह रही हो परो। जिस हवेली के राज को हम मजाक समझ रहे थे, वो तो बहुत ही गहरा निकला। अब मैं राजकुमार को किसी की भी जान लेने नहीं दूंगा। अशोक इतना कहकर महल की ओर चल दिया। जितना राजकुमार ने बताया था, अशोक को वो पूरा सच नहीं लग रहा था। और भी कुछ बातें थी जिनको जानना अशोक के लिए अब बहुत जरूरी हो गया था। अशोक महल पहुंचा। राजा ने अशोक को आज देरी से आते देखा तो बोला, अरे अशोक, आज तुम इतनी देरी से क्यों आए हो? जहाँ तक हमें लगता है कि तुम समय के पाबंद हो। तुम्हारे परिवार में सब ठीक तो है ना? हाँ महाराज, सब कुछ ठीक है। वो छोटा सा बच्चा है ना हमारा, बस उसके साथ खेलते खेलते समय का अंदाजा ही नहीं रहा और देरी हो गई महाराज। हाँ, तुम सही कह रहे हो अशोक। जब हमारा पुत्र छोटा था तब हम भी राजपाट भूलकर बस उसी के साथ दिन रात लगे रहते थे। कुछ दिन तो हमें ये भी नहीं पता लगता था कि गांव में क्या हो रहा है। अशोक ने सोचा, आज बच्चे का नाम सुनते ही राजा को राजकुमार वैभव का बचपन याद आ गया है। यही सही मौका है, हमें राजा से और भी कुछ पूछना चाहिए। हो ना हो इसी महल में हमें कुछ मिल सकता है राजकुमार को पूरा इंसान बनाने के लिए। महाराज, जहाँ तक हम आपको जानते हैं, आप कभी प्रजा को नहीं भूलते। राजकुमार, महारानी शिविका, इन सबको आप बाद में याद रखते हैं, उससे पहले प्रजा के बारे में सोचते हैं। तो फिर आप कुछ दिनों के लिए कैसे भूल सकते हैं कि गांव में क्या हुआ था? हमारा पुत्र जब 1 वर्ष का था तब गांव के मुखिया और उसकी पत्नी जलकर मर गए थे, परंतु हमें ये नहीं पता लगा वो कैसे मरे थे। बस हम जानते हैं कि वहां किसी ने आग लगाई थी। और ये बात आपको किसने बताई महाराज कि हवेली में आग लगाई गई थी? और आग लगाने वाले को आपने कारावास में क्यों नहीं डाला? उसको दंड तो मिलना ही चाहिए था। हवेली में आग लगी है ये हमें मंत्री जी ने बताई थी, लेकिन हमारी महारानी शिविका का कहना था कि वो खाना पकाने के बाद चूल्हे की आग को बुझाना भूल गए थे, इसलिए वो आग पहले पुराल में लगी और फिर हवेली में लगी। इसलिए हमने किसी को ढूंढने की कोशिश नहीं की। अशोक को अब पूरा यकीन हो गया था हवेली में मुखिया और मुखिया की पत्नी की हत्या करने वाली भी महारानी शिविका ही थी, पर इसके पीछे का राज अभी जानना बाकी था। राजा ने अशोक को सोच में डूबे देखा तो पूछा, अशोक, तुम कुछ सोच रहे हो क्या? हाँ महाराज, हमें आपसे ये पूछना था कि महारानी मेनका और मुखिया के घर का आपस में कोई रिश्ता था क्या? हाँ अशोक, हमारी पत्नी महारानी मेनका और मुखियायन अच्छी सहेली थी। मेनका की मृत्यु के बाद भी वो कई बार हमसे मिलने महल भी आई थी। उन्होंने हमसे कहा था कि उनको हमसे कुछ बताना भी है, परंतु वो कुछ बता नहीं पाई और उसके कुछ दिनों बाद उनकी हवेली में आग लग गई। अशोक समझ चुका था मुखियायान रानी शिविका का सच जान गई होगी।
इसलिए महारानी शिविका ने ही उनकी हवेली में आग लगा दी होगी। अशोक सीधा महारानी शिविका के कक्ष में गया। अब मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है महारानी। तुम इस महल के सबसे समझदार इंसान हो, हमने सुना है। वो तो नहीं पता, पर मैं आपका सच जान चुका हूँ महारानी। हाँ, हमें राजकुमार ने सब बता दिया है और हम ये भी जानते हैं कि तुम राजा को कुछ नहीं बताओगे। हमसे जो भी हुआ वो भूल में हुआ, नादानी में हुआ, परंतु अब हम भी यही चाहते हैं राजकुमार पूरे इंसान बन जाए। एक जंग को जीतने के बाद हर दिन हम अपने इकलौते पुत्र को ऐसे देख के हजारों मौत मर रहे हैं, पर हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम तुमसे वादा करते हैं जिस दिन हमारा पुत्र ठीक हो गया उस दिन हम खुद ही महाराज को और इस गांव के सामने अपना जुर्म स्वीकार लेंगे। उसके बाद जो भी दंड हमें मिलेगा हमें मंजूर होगा। बस हमें जल्द से जल्द कोई उपाय ढूंढना होगा। तो इसका उपाय आप ही ढूंढ सकती हैं महारानी। जिस तांत्रिक के पास आप पहले गई थी, फिर से उसी के पास चलते हैं और उसका तोड़ ढूंढते हैं। हम गए थे वहाँ, परंतु वो तांत्रिक अब मर चुका है। अब इसका तोड़ हमें कहाँ मिलेगा? हम भी बस उसी समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब कोई शुभ समय आए और हमको कोई ऐसा मिले जिसके पास इसका तोड़ हो। महारानी, इसमें मैं आपका साथ दूंगा। हम आज ही उस जगह चलते हैं जहां आपको वो तांत्रिक मिला था। इसका समाधान जरूर उसी जंगल में छुपा होगा। महारानी शिविका और अशोक घोड़े पे बैठ के उसी जंगल की ओर निकल गए जहां तांत्रिक बाबा रहा करता था। उसके सामने ही एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। काकी, आप इतने घने जंगल में क्या कर रही हैं? ये बहुत ही खतरनाक जंगल है, आपकी जान को खतरा हो सकता है। बेटा, मैं तो यहीं रहती हूँ बहुत वर्षों से। अच्छा, आप इतने वर्षों से यहाँ रहती हो, तो क्या आप उन तांत्रिक को जानती हो क्या, जो सामने इस पेड़ के नीचे बैठकर तंत्र मंत्र किया करते थे? कहीं तुम उस काले जादू वाले तांत्रिक की बात तो नहीं कर रहे ना? हाँ हाँ, मैं उनकी ही बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं उस शैतान को जानती थी। उसने ना जाने कितने लोगों के घर उजाड़ दिए। क्या वो मर गए? हाँ, मर गया है। क्या कोई ऐसा है जो उसके किए गए तंत्र को तोड़ सकता है? हाँ है तो, परंतु उस तक पहुंचना इतना आसान नहीं। काकी, आप बस दिशा बताइए, जो भी होगा हम ढूंढ लेंगे। अशोक ने बूढ़ी औरत को राजकुमार का सारा सच बता दिया। स्वामिनी के जंगल में एक पेड़ है। उस पेड़ पे एक सुनहरा फल लगता है। उस फल को यदि राजकुमार को खिला दिया जाए तो राजकुमार ठीक हो सकता है, परंतु याद रहे ये सब इतना आसान नहीं होगा। उसकी रक्षा एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल करती है। वो तुमको रोकने की पूरी कोशिश करेगी। काकी, तुम्हारा धन्यवाद। अशोक और महारानी शिविका स्वामिनी के जंगल की ओर निकल गए। थोड़ी ही देर में वो स्वामिनी के जंगल पहुंच चुके थे। वो बूढ़ी औरत ठीक कह रही थी, इस पेड़ के पास तो बहुत ही खतरनाक चुड़ैल है। हम यहाँ तक तो आ गए, अब पीछे नहीं हट सकते महारानी। चलो चल कर देखते हैं। चुड़ैल ने अशोक और रानी को वहाँ देखा तो बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? हमें उस पेड़ का जादुई फल चाहिए। राजकुमार को ठीक करने के लिए हमें उसकी बहुत आवश्यकता है। मूर्ख, तुम यहाँ अपनी जान देने क्यों आए हो? तुम जानते भी हो जिस फल की तुम बात कर रहे हो, मैं उसकी सालों से रक्षा कर रही हूँ। तुम्हारे बोलने पर मैं तुमको वो फल कैसे दे सकती हूँ? देखिए, हमें ये फल लेने दीजिए। बदले में आपकी जो भी शर्त होगी उसको हम पूरा करने के लिए तैयार हैं। सोच लो, कहीं बाद में भारी ना पड़ जाए। हाँ हाँ, आप जो भी बोलोगी वो हम जरूर करेंगे। नील कमल के तालाब में एक सफेद फूल है, तुम मुझे वो लाके दो, मैं तुम्हें फल दे दूंगी। परंतु याद रहे, वो तालाब तुम में से वो ही इंसान छूना जिसने कभी बुराई का रास्ता ना चुना हो। अगर तुम में से किसी ने भी कोई पाप किया होगा तो वो नील कमल का तालाब तुमको अपने अंदर खींच लेगा। चुड़ैल की बात सुनकर रानी ने अपना सर झुका लिया। इसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लगे। आप चिंता मत करिए महारानी, मैं नील कमल के तालाब से सफेद फूल लेकर आऊंगा। अशोक और रानी उस जंगल से निकलकर नील कमल के तालाब की ओर चल दिए। चलते चलते शाम गहरी हो गई।
रात होने वाली है। हमने अपने पुत्र से कहा था आज वो हवेली ना जाए, घर पे ही रहे। हमें पूरा यकीन था हम शाम होने से पहले जरूर कुछ खोज निकालेंगे। राजकुमार को महल में ही रात हो गई तो वो महल के लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और राजा को भी उनका सच पता लग जाएगा। आप चिंता ना करें महारानी, हम उससे पहले ही लौट आएंगे। कुछ ही देर में वो नील कमल के तालाब पे पहुंच गए। कहने के लिए वो नील तालाब था, पर उसका पानी बिल्कुल गंदा था और उसमें सांप तैर रहे थे। रात हो चुकी थी और महारानी की चिंता से अब बुरा हाल था। इस तालाब में तो जहरीले सांप हैं। आप इसके अंदर गए तो ये आपको डस लेंगे। महारानी, हमने महल का नमक खाया है, अब उसका कर्ज भी तो चुकाना है। अशोक ने जैसे ही तालाब में पांव डाला, तालाब का पानी सूख गया। अशोक ये देख के बहुत हैरान हुआ। फिर तालाब में रंग बिरंगी किरणें निकली, जिससे अशोक की आंखें चुंधिया गईं। अशोक ने जब सामने देखा तो चौंक गया। वहाँ सुंदर सुंदर परियां खड़ी हुई थी। तुम्हारे कारण आज इस तालाब का पानी सूख गया है। तुम यकीनन बहुत नेक दिल इंसान हो। अरे तुम तो परी हो, फिर यहाँ धरती पे क्या कर रही हो? और इसमें जो सांप थे वो कहाँ गए? बहुत सालों पहले हमें श्राप मिला था, जिस कारण हम इस तालाब में धंसे हुए थे, और जो सांप आपने देखे वो हम सब परी ही थे। तुम बहुत नेक इंसान हो। हम सालों से किसी नेक इंसान के आने की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। तुमने आकर हमें श्राप मुक्त कर दिया। बताओ, बदले में तुम्हें क्या चाहिए? दरअसल मुझे वो सफेद फूल चाहिए, एक चुड़ैल को देना है। बदले में उससे वो चमकता हुआ फल लेना है। परी ये सुनकर उदास हो गई। अरे तुम उदास क्यों हो गई? जिस चुड़ैल ने तुमको वो फल लाने को कहा है, उसी के कारण हम इस श्राप में फंसे थे। वो हमारी मलिका यास्मीन है। हमारे गुरु सतवीर ने हमें धरती पे उन्हीं के कारण भेजा था। अगर हमने आपको वो फल दे दिया तो फिर से वो चुड़ैल यास्मीन हमारी मलिका बन जाएगी, जिसके बाद गुरु सतवीर हमसे खफा हो जाएंगे। गुरु ने हमसे कहा था, एक नेक दिल इंसान जिस दिन इस तालाब में पांव रखेगा, अपनी जान की परवाह किए बिना, उस दिन हम खुद इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे। परंतु यास्मीन सफेद फूल से ही ठीक होगी, जो हम परियों के पास ही होता है। परंतु तुमने हमारी इतनी मदद की, हम तुम्हें वो फूल जरूर देंगे। हो सकता है यास्मीन को भी अपनी गलती का एहसास हो गया हो। परी ने सफेद फूल अशोक को दिया और गायब हो गई। अशोक वो फूल लेके स्वामिनी के जंगल आ गया। उसने वो फूल चुड़ैल को दिया, जिसके छूते ही चुड़ैल एक सुंदर परी बन गई। उसने वो चमकता हुआ फल तोड़ के अशोक को दे दिया। क्या तुम इस पेड़ की रक्षा नहीं करती थी? बस परियों की और खुद की मदद के लिए यहाँ रहती थी? अगर मुझे ये सफेद फूल ना मिलता तो मैं परी ना बनती, और अगर परी ना बनती तो ये चमकता हुआ फल राजकुमार को ठीक ना करता। ये फल जादुई तभी बना जब मैंने परियों की मलिका बनके इसको छुआ। अशोक और महारानी उस फल को लेके महल आ गए। राजा ने राजकुमार को कारावास में डाल दिया था, जिससे वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। सुबह होने में कुछ ही देरी बाकी थी। महारानी ने वो फल जल्दी से राजकुमार को खिला दिया, जिससे राजकुमार के अंदर से बहुत सारा काला धुआं निकला और राजकुमार जमीन पे गिर गए। अब वो पूरी तरह से इंसान बन चुके थे। रात बाकी थी, पर अब भी वो इंसानी रूप में थे। राजा बहुत क्रोधित थे। उनको रानी शिविका के सच का पता लग गया था। महाराज रानी से कुछ बोलते इससे पहले रानी ने अपने खंजर से अपना गला काट लिया। वो राजा की आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख पाई थी, और ऐसे रानी शिविका को भी उनके किए की सजा मिल गई।